देखिए जो हम लोग का पेपर है उसका नाम है द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं सिविल प्रक्रिया संहिता। ये जो पेपर है ये 1908 का है। देखो शुरू में हमने आप लोग को बताया था इस पेपर के नाम को हम लोग कैसे बोलेंगे, कैसे पुकारेंगे। तो इस पेपर का जो नाम हम लोग बोलेंगे द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, ब्रैकेट में एक्ट नंबर 5 1908, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908, अधिनियम संख्या 5 1908। ये हम लोग का एक्ट का बोलने का तरीका है। ठीक है, द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, एक्ट नंबर 5 ऑफ 1908। देखिए जो ये एक्ट है ये इन्फोर्स हुआ है 1 जनवरी 1999। ये सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखिएगा, एक्ट है हम लोग का 1908 का, लेकिन डेट ऑफ इन्फोर्समेंट है 1 जनवरी 1909। ये जो एक्ट है इसमें 3 पार्ट है। पहला हम लोग पढ़ते हैं इसका सेक्शन का पार्ट, दूसरा इसका जो पार्ट है चैप्टर वाइज है, और तीसरा इसका है ऑर्डर। जो इसमें सेक्शन है 158 है, 158। जो इसमें पार्ट है 11 पार्ट है, और इसमें जो ऑर्डर है वो 51 ऑर्डर्स हैं। इसका जो प्रिंसिपल का जो सेक्शन है इसमें जो है सिविल सूट के प्रिंसिपल बताए गए हैं कि जो सिविल सूट होता है उसको लाने के लिए कौन कौन से प्रिंसिपल को हम लोग को ध्यान में रखना है। और अगर उस प्रिंसिपल को ध्यान में रखकर हम लोग सूट को लाते हैं तो सूट हमारा एडमिट भी हो जाता है और बाद में हम डिक्री होल्डर भी बन जाते हैं। और ऑर्डर में जो है बताया गया है कि जो सूट होगा उसके जो प्रिंसिपल है उसको फंक्शन में हम लोग कैसे लाएंगे, वो फंक्शन बताया गया है ऑर्डर में। देखिए जो सिविल सूट है हम लोगों का ये सीपीसी में जो चलता है, सीपीसी हमारी प्रोसीजरल रहा है जिसको हम लोग कहते हैं प्रक्रियात्मक विधि। सिविल सीपीसी में किस सूट को हम लोग लाते हैं, तो सिविल सूट होते हैं। अब सिविल सूट का सब्सटेंटिव ला क्या क्या है, तो ध्यान रखिएगा जो सिविल सूट है हम लोग लाते हैं इसका सब्सटेंटिव ला है जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, हम लोग पढ़ते हैं सेल्स ऑफ गुड एक्ट, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। ये सब जितने भी लॉ हम लोग पढ़ते हैं वो प्रोसीड होता है सीपीसी में, और वहाँ के जो सब्सटेंटिव सूट होते हैं वो हम लोग ले आते हैं सीपीसी में। अब ये जो सीपीसी में हम लोग प्रोसीड करते हैं तो क्वेश्चन ये उठता है कि सिविल सूट होता क्या है। तो सिविल सूट हम लोग उस सूट को कहते हैं जो सेक्शन 9 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 9 में हम लोगों के लिए सीपीसी में बता दिया गया है हु इज सिविल सूट, सिविल सूट क्या है, नेचर ऑफ सिविल सूट क्या है। तो जो सेक्शन 9 में बताया गया है वही सिविल सूट है, इसके अलावा कोई भी सिविल सूट नहीं होता। जो ये सेक्शन 9 में सिविल सूट होते हैं या तो ये किसी मनी से रिलेटेड होते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड होते हैं, या किसी पोस्ट से रिलेटेड होते हैं, या किसी डिजिग्नेशन से रिलेटेड होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सिविल सूट, जिसकी पूरी सीरीज हम लोग को सेक्शन नंबर 9 में बताया गया है। देखिए जो सीपीसी हम लोग की है ये प्रेजेंट टाइम में इसका क्या स्टेटस है। जो हम लोग की सीपीसी है 2019 तक, 2019 के पहले तक ये सीपीसी जेके में नहीं लागू होती, जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी। जेके के साथ साथ नागालैंड में भी नहीं लागू होती थी, और नागालैंड के साथ साथ ये ट्राइबल्स एरिया में भी लागू नहीं होती थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट बनाया जिस एक्ट का नाम है जम्मू एंड कश्मीर सिविल प्रोसीजर कोड, जम्मू एंड कश्मीर सिविल प्रोसीजर कोड। इस एक्ट में पहली बार हम लोग के लिए जो सीपीसी है ये जेके में लागू की गई, और सीपीसी ही नहीं लागू की गई बल्कि जितने भी एक्ट कहीं पर नहीं लागू होते, जो जेके में नहीं लागू होते, सारे एक्ट लागू कर दिए गए 31 अक्टूबर 2019 से। अब हम लोग के सामने क्वेश्चन ही आता है, अब ये सीपीसी हमारी कहाँ कहाँ नहीं लागू होती। तो हमारी सीपीसी देखो 2 जगह लागू नहीं होती। एक तो पूरे नागालैंड स्टेट में, दूसरा
जो ट्राइबल्स एरिया है। लेकिन ये कहा गया है कि अगर नागालैंड स्टेट चाहे, स्टेट गवर्नमेंट, और जो ट्राइबल्स एरिया जहाँ पे वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सीपीसी के प्रोविज़न को लागू कर सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि क्यों नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ पे लागू कर सकती। तो आप लोग को बताया गया है कि देखिए जो प्रोसीजर लॉ होता है उसमें अमेंडमेंट करने की पावर पूरा का पूरा दिया गया है स्टेट गवर्नमेंट को। प्रोसीजरल लॉ में जो भी अमेंडमेंट होगा वो करेगा स्टेट गवर्नमेंट। इसीलिए नागालैंड स्टेट को ध्यान रखिएगा, और इसके साथ साथ जो ट्राइबल्स एरिया है उन स्टेट को पूरी छूट दे दी गई कि आप लोग अपने स्टेट में क्या करिए, सीपीसी को ला सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग का प्रेजेंट में जो अभी एग्ज़ाम होगा, जैसे जिसका एआईबी का एग्ज़ाम है, ऑल इंडिया बार का एग्ज़ाम है, जिसका बिहार का एपीओ का इंटरव्यू है, जिसका जेएलओ का एग्ज़ाम है, और भी जो एग्ज़ाम अभी नियरेस्ट में होने वाले हैं, इसके लिए आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे ये पूछा जाएगा कि जो सीपीसी है ये कहाँ कहाँ लागू नहीं होती। तो आपका आंसर होगा कि सीपीसी हमारी नागालैंड स्टेट में, और नागालैंड स्टेट के साथ साथ जो ट्राइबल जनजातीय क्षेत्र वहाँ पर लागू नहीं होती। लेकिन शर्त क्या है कि अगर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, यानी नागालैंड स्टेट की गवर्नमेंट है, वो चाहे तो वहाँ पर सीपीसी को लागू कर सकती है। लागू। 4 अल्टरनेटिव्स को बहुत बारीकी से देखिएगा। अगर कहीं पर जो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं और आपका लास्ट में डी आंसर दिया हुआ है कि ए में दिया है नागालैंड, नहीं लागू होती, बी दिया हुआ ट्राइबल्स एरिया, सी में दिया हुआ दोनों, और डी में दिया गया है कि नागालैंड और ट्राइबल्स एरिया में स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो वहाँ पर लागू कर सकते हैं। अब बताइए बेस्ट आंसर क्या होगा? डी। डी। अब आपने कहीं कोई गाइड वाइड रख लिया, कहीं कोई सॉल्व कर लिया, या आपका बेयर ही आपने सॉल्व कर लिया, तो आपके दिमाग में बैठा क्या है कि केवल नागालैंड में और ट्राइबल्स में नहीं लागू होता। यही तो आप लोग समझते हो। तो आपका ये आंसर सरासर गलत होगा। ठीक है, अब आइए देखो जो सीपीसी में जो सेक्शन नंबर 2 है। देखिए डियर स्टूडेंट, जितने लोग क्लास में जुड़े हैं सभी लोग अपने कैमरा को ऑन रखें। आप लोग को शुरू में भी बोल दिया गया था कैमरा कोई स्टूडेंट ऑफ नहीं रखेंगे, ये ध्यान रखिएगा। साइबर एक्ट में बहुत बड़ा ऑफेंस होता है। कैमरा को ऑन रख के क्लास लेना, कैमरा आप लोग सब लोग ऑन रखिए। तो देखिए जो सेक्शन नंबर 2 होती है किसी भी एक्ट की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेक्शन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एक्ट की। केवल ऐसा आपको मिलेगा इंडियन एविडेंस एक्ट में, जहाँ पर सेक्शन नंबर 2 क्या है, समाप्त है, रिपेल्ड है। तो वो जो सेक्शन 2 की पोजीशन ले रखा है इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन नंबर 3। बाकी हर एक्ट में जो सेक्शन नंबर 2 होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें रहता क्या है, उस एक्ट की जो मेन टर्मिनोलॉजी होती है उसको डिफाइन किया जाता है या इंटरप्रिटेट किया जाता है। जो एक्ट हम लोग पढ़ते हैं उस एक्ट में या तो हम लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी दी जाती है या उसको इंटरप्रिटेट कर दिया जाता है। जैसे हम लोग सीपीसी पढ़ने जा रहे हैं, तो सीपीसी का जो सेक्शन नंबर 2 है उसमें क्या है, 20 वर्ड्स है। ये कभी आपने नहीं सुना होगा कि किसी ने बताया होगा या कहीं आपने बुक्स में देखा होगा कि कितने वर्ड्स हैं सेक्शन 2 में। ऐसे गिनने बैठो गिन तो लोगे आधे घंटे में, लेकिन आपका कितना क्वेश्चन एमसीक्यू में छूट जाएगा, कभी आपने सोचा? तो आपको क्या करना है, पहले से प्रिपेयर्ड होके जाइए। 20 वर्ड्स है, तो 20 वर्ड्स में जो डिफाइन किया गया है कि डिक्री क्या होती है, डिग्री मत बोलिएगा, डिक्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, जजमेंट क्या होता है, डिक्री होल्डर क्या होता है, जजमेंट डेटर क्या होता है, जजमेंट डेट क्या होता है, कोर्ट क्या होती है, जज क्या होता है, यही सब तो डिफाइन किया गया है। तो आपको सेक्शन 2 की जो भी डेफिनेशंस है उस पर आपको पकड़ रखनी है, और साथ साथ ये भी याद रखना है कि सेक्शन 2 के किस सब क्लास में किस चीज़ को कहा गया है। जैसे जो बातें हम बोल रहे हैं सेक्शन 2 का पार्ट फर्स्ट, सेक्शन 2 के पार्ट फर्स्ट में क्या कहा गया, कोड, संहिता।
अब ये कौन सा कोड? तो कोड इंक्लूड्स रूल, यानी आपको कोड का मतलब क्या पढ़ना है? सेक्शन प्लस रूल्स। सेक्शन के अंदर सब सेक्शन होती है, जैसे 158 सेक्शन है, तो 158 सेक्शन में सीपीसी में क्या है? सब सेक्शन भी है। सीपीसी में 51 रूल्स हैं, तो 51 रूल्स के अंदर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? सॉरी, 51 आर्डर्स है, वेरी सॉरी, 51 आर्डर्स है। तो जो ऑर्डर के अंदर बातें होती है उसको क्या बोलते हैं? रूल्स। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ऑर्डर फर्स्ट रूल्स 1, ऑर्डर फर्स्ट रूल सेकंड, ऑर्डर फर्स्ट रूल थर्ड। तो सेक्शन के अंदर होता है सब सेक्शन, वो भी आपको पढ़ना है सेक्शन, ठीक है। और जो ऑर्डर है उसके अंदर रूल्स है उसको भी आपको पढ़ना है। यही बात कहता है सेक्शन 2 का पार्ट फर्स्ट। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है जजमेंट का क्या मतलब होता है? जजमेंट, तो देखिए जजमेंट को आप लोग एक बार याद कर लो, और ये कोई सीपीसी में नहीं लागू होगा, ये हर जगह इम्प्लीमेंट होगा। प्लस जब आप जुडिशियल ऑफिसर बनोगे तो आपको भी यही काम करना है। जजमेंट का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ जज। स्टेटमेंट ऑफ जज, जैसे प्लेंट क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्लेंटिफ। वादी का कथन को हम लोग क्या बोलते हैं? वाद पत्र। स्टेटमेंट ऑफ प्लेंट को हम लोग बोलते हैं प्लेंट। स्टेटमेंट ऑफ प्लेंटिफ को क्या बोलते हैं? प्लेंट। स्टेटमेंट ऑफ डिफेंडेंट को क्या बोलते हैं? रिटेन स्टेटमेंट। प्रतिवादी के कथन को क्या बोलते हैं? WS WS, रिटेन स्टेट। इसी प्रकार जज साहब के स्टेटमेंट का क्या नाम होगा? जज साहब के स्टेटमेंट का नाम होता है जजमेंट। जजमेंट, ठीक है। और देखो जो सीपीसी का जजमेंट होता है वो और जजमेंट से बिल्कुल अलग। और का मतलब रेवेन्यू का जजमेंट और खासकर क्रिमिनल का जजमेंट। देखिए जो क्रिमिनल का जजमेंट होता है उसमें क्या होता है कि क्रिमिनल के जजमेंट में जिस दिन कोर्ट क्रिमिनल ट्रायल सुन के, जो भी क्रिमिनल कोर्ट में जजेस बैठते हैं या मजिस्ट्रेट लोग बैठते हैं, वो दो में से एक काम करेंगे, या तो एक्यूज पर्सन को एक्यूटल कर देंगे, दोष मुक्त बाइज्जत बरी, या एक्यूज पर्सन को कन्विक्ट कर देंगे जिसको कहते हैं दोषी। अगर एक्यूज पर्सन एक्यूटल हो गया तो उसको घर भेज दिया जाता है, मतलब आप जाइए, अब आज से आपकी कस्टडी खत्म। लेकिन अगर एक्यूज पर्सन को कन्विक्शन हो जाता है तो या तो उसको बेल दे दी जाएगी या उसको जेल दे दिया जाए। और जो बेल दिया जाता है इसलिए दिया जाता है कि जज साहब कहते हैं कि अगर आप मेरे ऑर्डर के अगेंस्ट जाना चाहते हो बड़ी कोर्ट में अपील करने के लिए, तो जितना टाइम आपके लिए अपील का है उतना टाइम के लिए हम आपको बेल दे सकते हैं। लेकिन बेल देना या न देना ट्रायल कोर्ट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधीन शक्ति, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता। जरा सिविल में आ जाइए। सिविल में बिल्कुल रिवर्स। सिविल में जब जजमेंट दिया जाता है तो जजमेंट का नाम होता है डिक्री। अगर प्लेंटिफ जो अपना प्लेंट लाया, प्लेंटिफ के प्लेंट को जो उसमें रिलीफ मांगा गया, प्लेंटिफ ने उस रिलीफ को कोर्ट के सामने विदाउट डाउट प्रूफ कर दिया, बिना किसी संदेह के अपने मामले को कोर्ट के सामने सिद्ध कर दिया। तो जो प्लेंटिफ है जिसको हम लोग वादी कहते हैं वो हो जाएगा क्या? डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर, आज्ञप्तिधारी, डिक्रीधारी। जो डिफेंडेंट है वो क्या कहलाएगा? निर्णित ऋणी, जजमेंट डेटर। निर्णित ऋणी, जजमेंट डेटर। और जो रिलीफ था, जो उपचार मांगा गया था, जो रेमेडीज मांगा गया था, उसका नाम जजमेंट डेट, निर्णित ऋण। आप लोग को बड़ा ताज्जुब भी लगेगा, प्लेंटिफ भी बन सकता है डिक्री होल्डर, डिफेंडेंट भी बन सकता है डिक्री होल्डर, और अगर दोनों में से कोई भी नहीं बनेंगे तो उसको कह दिया जाएगा डिसमिस एंड डिफॉल्ट। जरा हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 3 पर आए। इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन नंबर 3 में कहा गया है प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड, नॉट प्रूव्ड। प्रूव्ड साबित, डिसप्रूव्ड ना साबित।
और नॉट प्रूफ साबित नहीं हुआ। नहीं, अगर प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट के रेमेडीज को सिविल कोर्ट के सामने प्रूफ कर दिया तो प्लेंटिफ क्या बन जाएगा? डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर। और अगर एक डिक्री होल्डर बना है तो आप ऑटोमेटिक जान लीजिएगा अपोजिट पार्टी दूसरा कहलाएगा जजमेंट डेटर। जैसे शादी होती है तो एक अगर हस्बैंड कहलाए तो दूसरा क्या कहलाएगा? वाइफ तो कहलाएगा ना, कि दोनों हस्बैंड कहलाएंगे। और इसीलिए देखिए जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जो होमोसेक्स वालों का केस पेंडिंग है उसमें कहा जा रहा है कि इसे मैरिज मान लीजिए। तो कोर्ट के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अगर इसको हम मैरिज मान लेंगे तो अगर दोनों, अगर जेंट्स जेंट्स शादी करके बैठे हुए हैं, लेडीज लेडीज शादी करके बैठे हैं, तो कौन हस्बैंड होगा कौन वाइफ होगा? और जब हस्बैंड वाइफ नहीं डिसाइड होगा तो सपिंडा कौन कैसे डिसाइड होगा? रिस्ट्रिक्टेड रिलेशन कैसे डिसाइड होगा? सपिंडा आप लोग को पढ़ाया गया है कि हिंदू में क्या होता है, 5 पीढ़ी ऊपर 5 पीढ़ी नीचे फादर के साइड में आप मैरिज नहीं कर सकते। मदर के साइड में 3 पीढ़ी नीचे 3 पीढ़ी ऊपर शादी नहीं कर सकते। तो ये हैं कौन? कौन वाइफ है, कौन हस्बैंड है? ये है वहाँ की समस्या। चलो अब देखिए तो एक बनेगा डिक्री होल्डर तो दूसरा ऑटोमेटिक बनेगा जजमेंट डेटर। ठीक। अगर प्लेंटिफ ने अपने प्लेंट में जिस रेमेडीज की डिमांड किया, डब्ल्यूएस में जवाब के समय डिफेंडेंट ने ये कहा कि ये एक्चुअल रेमेडीज मेरी है, ये जो कह रहे हैं कि मुझे ये दिया जाए धन या वस्तु, एक्चुअल इसका तो मैं हूं हकदार। डब्ल्यूएस में उसने कहा। कोर्ट ने इश्यूज बनाया, वाद बिंद बनाया कि ठीक है चलिए आप लोग अपने अपने मामले को प्रूफ करिए। सपोज करिए जो प्लेंटिफ डिमांड कर रहा था डब्ल्यूएस में, जिसको डिफेंडेंट ने कहा कि मेरा है, और ड्यूरिंग ट्रायल डिफेंडेंट ने उसको प्रूफ कर दिया, तो डिक्री होल्डर कौन बनेगा? डिफेंडेंट। डिफेंडेंट। जब डिफेंडेंट डिक्री होल्डर बनेगा तो प्लेंटिफ क्या बनेगा? जजमेंट डेटर। जजमेंट डेटर। और अगर मान लीजिए जो डब्ल्यूएस में प्लेंटिफ ने डिमांड किया, सॉरी जो प्लेंट में प्लेंटिफ ने डिमांड किया रिलीफ, और ट्रायल के दौरान न प्लेंटिफ उसको प्रूफ कर पाया, वादी प्रूफ कर पाया, और न प्रतिवादी प्रूफ कर पाया, तब क्या होगा? यहाँ तो नॉट Not प्रूव्ड हुआ तो नॉट प्रूफ, ना कोई डिक्री होल्डर और ना कोई जजमेंट डेटर। ठीक। ये चीज़ अगर ध्यान रखोगे तभी आप लोग इंटरव्यू का सामना कर पाओगे। इसीलिए आज हमने जो बिहार में एपीओ के इंटरव्यू वाले स्टूडेंट हैं उनको भी इनवाइट किया है, जबकि आप लोग की क्लास कल से थी, लेकिन हमने कहा कम से कम ये चीज़ें आज मिलने जा रही है तो आप लोग ले लो, क्योंकि समय बहुत कम है, आप लोग का इंटरव्यू बहुत होगा तो अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा। तो एक दिन का भी समय मत खराब करो, और ये मत सोचना कि एपीओ का इंटरव्यू हो तो सीपी से नहीं पूछी जाएगी, ये बिल्कुल भ्रम मत पालना। कारण ये है कि आप लॉ ग्रेजुएट हो, आप लॉ ग्रेजुएट से जो भी आपके एलएलबी के पेपर है कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपसे ये पूछा जाता तो आप ये नहीं कहोगे कि सर सीपीसी तो मैंने पढ़ा ही नहीं, तो पूछेंगे एलएलबी कैसे पास हो गए, और कहीं आपने कहा वो तो भूल गए, ठीक है, तो बोलेंगे भूल गए तो ABCD भी भूल गए हो, छोटी ABCD बड़ी ABCD, और अगर आपने कहा हाँ उसको भी भूल गए, तब आपका रिजल्ट चला जाएगा सेक्शन 84 IPC में, अनसाउंड माइंड। जब आपसे बातें करना बेकार है आप तो अनसाउंड माइंड हो, इसलिए ऐसी गलती मत करना कि वहाँ पे जाके ये सब ऊट पटांग बोलना। ठीक है। तो देखिए जो सिविल सूट होता है वो कैसे चलता है, आज हम आप लोग को केवल एक समरी बता दे रहे हैं ताकि CPC का सामना करने में आसानी रहे। देखो सिविल सूट की शुरुआत कैसे होती है। सिविल सूट की शुरुआत होती है जिस भी पार्टीज के लीगल राइट ब्रीच होते हैं, विधिक अधिकार का उल्लंघन होता है। और कौन से विधिक अधिकार? सेक्शन 9 CPC। सेक्शन 9 CPC, तो उसको ये कहा गया है कि जो सेक्शन 9 में बोला गया है कि अगर मैटर मनी का है, प्रॉपर्टी का है, डिजिग्नेशन का है, पद का है, तो आप आ जाइए।
तो जो प्लेंटिफ जो लाएगा सूट, जो विक्टिम है, जो पीड़ित है, उसका नाम क्या होगा कोर्ट में? प्लेंटिफ। प्लेंटिफ। और प्लेंटिफ के ऊपर तुरंत सेक्शन 26 लग जाएगी सीपीसी। सेक्शन 26 कहती है सीपीसी की कि जो प्लेंटिफ है वो अपने प्लेंट की 2 कॉपी लेकर कोर्ट के सामने आएगा। जो प्लेंटिफ है वो अपने प्लेंट की वादी अपने वाद पत्र की कॉपी 2 प्रतियों के साथ मेरे पास आएगा। सेक्शन 26 का जो पार्ट नंबर 2 है उसमें 2 सब क्लास है, 1 और 2। 2 को 99 की सीपीसी के अमेंडमेंट के द्वारा संशोधित कर दिया गया। उसमें यह कहा गया कि जो प्लेंटिफ अपने प्लेंट में कंटेंट्स लिखेगा, जो वाद पत्र में अपनी बात लिखेगा, उसकी एक एक बात को ऑन ओथ लिखेगा, सशपथ। शपथ। ऑन ओथ, सशपथ। ये आप लोग से पूछा जाएगा कब जोड़ा गया, तो आप इसका आंसर बताओगे। ये जोड़ा गया कब? 1999 के 1999 में। संशोधन पर। सिविल प्रोसीजर कोड 1999 के द्वारा इस चीज को अमेंडमेंट किया गया। ठीक। और प्लेंटिफ से कहा गया अब आप आइए प्लेंट लेके। प्लेंटिफ ने जो प्लेंट है उसमें एडवोकेट का वकालतनामा, जो कोर्ट की फीस है, वो सब लगा के कोर्ट के ऑफिस में जमा कर दिया। कोर्ट क्या करता है? फर्स्ट हियरिंग। सबसे पहले कोर्ट उसी दिन, सेम डे, जिसको कहते हैं फ्रेश केस, ये डिसाइड करता है इस प्लेंट को मुझे एक्सेप्ट करना है कि नहीं एक्सेप्ट। राहुल, मिस्टर राहुल मोबाइल को म्यूट कर लीजिए। मिस्टर राहुल मोबाइल को म्यूट कर लीजिए, थैंक यू। तो सिविल कोर्ट क्या करता है कि प्लेंट को एडमिट करना है कि रिजेक्ट करना है। अगर उसने प्लेंट को एडमिट कर लिया तब क्या होगा? रिजेक्ट कर रहा है तब क्या होगा? अगर प्लेंट रिजेक्ट हो गया तो ध्यान रखिए कि रिजेक्शन का प्लेंट आपको नहीं मिलेगा और आपका केस खत्म आज से, प्लेंटिफ का। अगर प्लेंट आपका एडमिट हो गया तो अब नया रूल्स ये कहता है कि जिस दिन आपका प्लेंट एडमिट हुआ है उस दिन से 7 डेज, 7 दिन। आज अगर मान लीजिए 11 सितंबर है, आज आपका एक्सेप्ट हुआ प्लेंट, तो 11 तारीख पहला दिन, 12 तारीख दूसरा दिन, इसी तरह 7वें दिन के अंदर आपको अपने प्लेंट की कॉपी, जिसको आपने विरोधी बनाया है, अपोजिट बनाया है, जिसका नाम है डिफेंडेंट, प्रतिवादी, उसको भिजवाना है, उसको आपको भिजवाना है। तो जो आप प्लेंट की कॉपी में सेकंड कॉपी लगाते हो, ओरिजिनल कॉपी कोर्ट अपने पास ले लेता है और जो सेकंड कॉपी होता है वो जाता है डिफेंडेंट के पास। अगर डिफेंडेंट 1 से ज़्यादा है तो सेकंड कॉपी 1 से ज़्यादा लगेगी। डिफेंडेंट 5 है तो सेकंड कॉपी 5 लगेगी। तो 5 कॉपी को डिफेंडेंट को भिजवाना है कोर्ट के सम्मन के साथ। इसका खर्चा किसको देना है? प्लेंटिफ को। इसका खर्चा देना है प्लेंटिफ को। क्या आप अपने सम्मन को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाना चाहते हैं, स्पीड पोस्ट से भिजवाना चाहते हैं, कोरियर सर्विस से भिजवाना चाहते हैं, कोर्ट की एम्प्लाई से भिजवाना चाहते हैं? जो आप कहोगे हम तैयार हैं। कोर्ट ये नहीं कहेगा कि इसको आप इससे भिजवाइए। आपने कहा कि हमको कोरियर कर दीजिए, हम कोरियर का पैसा देंगे, ठीक। कोर्ट कहेगी कोर्ट कोरियर का पैसा आप दे दीजिए। तो ये 7 दिन के अंदर आपको जमा करना है। जब आपका पैसा जमा हो जाता है तो जो प्लेंटिफ ने सेकंड कॉपी लगाई है डिफेंडेंट के लिए, अगर एक डिफेंडेंट है 1, 2 है 2, 3 है 3, वो सारी कॉपी कोर्ट के सम्मन के साथ इनवलप में जाएंगे डिफेंडेंट के घर, प्रतिवादी के। डिफेंडेंट को कहा गया है कि जिस दिन आपको कोर्ट का ये सम्मन मिल जाए, नॉर्मल कंडीशन में 30 डेज के अंदर आपको अपना जवाब लगाना है, आंसर देना है। किसका आंसर? प्लेंट का। जो डिफेंडेंट के द्वारा आंसर दिया जाता है उसको कोर्ट की लैंग्वेज में कहते हैं, सीपीसी की लैंग्वेज में कहते हैं रिटन स्टेटमेंट। रिटन स्टेटमेंट, लिखित कथन, ठीक, WS। अगर जिस दिन उसकी कॉपी गई सम्मन की, डिफेंडेंट के साथ कोई कैजुअलिटीज़ आ गई, मान लीजिए वो बेड पर है, हॉस्पिटल में है, कोई और कैजुअलिटी आ गई, तो ये कहा गया सीपीसी में कि
कि आपको मैक्सिमम 90 डेज का समय दिया जाएगा, यानी जो 30 डेज का समय है वो बढ़ा के 90 डेज कर दिया जाएगा। तो 90 डेज को आप कैसे इंटरप्रिटेट करोगे? 90 डेज इज इक्वल टू 30 प्लस 60, 90 बराबर 30 प्लस 60। 30 प्लस 90 मत बताना, नहीं तो बहुत बड़ा आंसर ब्लंडर हो जाएगा। 90 इज इक्वल टू 30 प्लस 60, यानी मैक्सिमम 90 डेज के अंदर आपको अपना आंसर दे देना है कोर्ट में। ठीक, डिफेंडेंट का आंसर आ गया कोर्ट के अंदर, जिस भी दिन आ गया, 28वें दिन आया, 29वें दिन आया, जो भी आया। कोर्ट को कहा गया है कि प्लेंट की ओरिजिनल कॉपी आपके पास है। प्लेंटिफ ने जो प्लेंट की ओरिजिनल कॉपी थी वो तो आपको दे ही रखा है। जो डिफेंडेंट ने, प्रतिवादी ने लिखित कथन आज आपके सामने जमा किया, उस डेट से, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द WS से 14 डेज, 14 दिन के अंदर कोर्ट को बोला गया कि आप प्लेंटिफ के प्लेंट को और डिफेंडेंट के WS को ध्यान में रखकर इश्यूज बना दीजिए, वाद बिंदु, कि दोनों के बीच में क्या क्या डिस्प्यूट है, क्या क्या डिस्प्यूट है, जिसको हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट में क्या बोलते हैं? फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। नो, नो, फैक्ट इन इश्यूज, विवादक तथ्य। कोर्ट विवाद को निपटाता है कि जो दोनों में ठीक ठीक है वो निपटाता है? विवाद को डिस्प्यूट कर सकते। कोर्ट केवल निपटाता है डिस्प्यूटेड पॉइंट को। जैसे आप कोर्ट में अगर चले गए और कोर्ट में आपने कहा कि हमारा और हमारी पत्नी के बीच में बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है, कोई डिस्प्यूट नहीं है, पत्नी मेरी रिस्पेक्ट करती है, पत्नी कहती है मेरे हस्बैंड भी मेरा बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो कोर्ट से वाइफ कहती है कि मुझे एक ऑर्डर दे दीजिए कि मेरे हस्बैंड मेरा पूरा जीवन रिस्पेक्ट करें, तो जज साहब देंगे ऑर्डर ऐसा? नो जज साहब का अपना तो ठिकाना है, नहीं हो सकता जज साहब का ही डिस्प्यूट हो, तो फ्यूचर का कोई देगा जजमेंट? नो तो पत्नी को रिलीफ कब मिलेगा? जब वो कहे कि मेरे हस्बैंड मेरा मेंटेनेंस नहीं कर रहे हैं, मुझे मारते पीटते हैं, मुझे खाना नहीं देते। तो हर समय ध्यान रखिएगा, डॉक्टर पास कब जाया जाता है? जब आपको बीमारी होती है। सब कुछ ठीक है तो डॉक्टर पास जाएंगे? नहीं जाएंगे। तो कोर्ट कब जाएंगे? जब डिस्प्यूट होगा। तो डिस्प्यूट के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट में बोला गया फैक्ट इन इश्यूज, विवादक तथ्य। तो CPC में सिविल कोर्ट क्या करता है कि एक तरफ रखेगा प्लेंट और एक तरफ रखेगा WS, और ये तय करेगा कि दोनों के बीच में क्या क्या इश्यूज हैं, विवाद है। तो बनाएगा इशू नंबर फर्स्ट, इशू नंबर सेकंड, इशू नंबर थर्ड, इशू नंबर फोर्थ, जिसको कहते हैं वाद बिंदु 1, वाद बिंदु 2, वाद बिंदु 3, वाद बिंदु 4। और जो वाद बिंदु बनता है इसी पे सिविल ट्रायल चलता है। ये जज साहब को कितने दिन के अंदर करना है? 14 डेज। फिर यह कहा कि जब वाद बिंदु बन जाएगी इसकी 3 कॉपी तैयार की जाएगी इश्यूज की। फर्स्ट एंड ओरिजिनल कॉपी कोर्ट अपने पास रखता है, तो सेकंड कॉपी और थर्ड कॉपी, एक कॉपी प्लेंटिफ को दे देगा उसके एडवोकेट को, एक दे देगा डिफेंडेंट के एडवोकेट को। और जिस दिन इश्यूज फ्रेम करेगा उस दिन से 15 डेज का टाइम, 15 दिन का टाइम दिया जाएगा प्लेंटिफ के एडवोकेट को और 15 दिन का टाइम दिया जाएगा डिफेंडेंट के एडवोकेट को। ये कहा जाएगा कि आप लोग लिस्ट ऑफ विटनेसेस, साक्ष्यों की नाम को कोर्ट के सामने दे दीजिए कि आप अपने पूरे सिविल ट्रायल में किन किन विटनेसेस को लाना चाहते हैं। वो विटनेसेस फिजिकल भी हो सकता है, वो विटनेसेस डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, जिसको कि इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाया जाता है। 7 प्रकार के विटनेसेस होते हैं: ओरल एविडेंस, सर्कमस्टांसेस एविडेंस, हियरसे एविडेंस, रियल एविडेंस, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस। इसके अलावा और कुछ ले जाओगे कोर्ट सुने होने का नहीं, ध्यान रखिएगा। हमने लिस्ट दे दिया कि पूरे सिविल ट्रायल में हम इन लोगों को कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। फिर कोर्ट ये कहता है कि देखो जो प्लेंटिफ के एडवोकेट है वो और जो डिफेंडेंट के एडवोकेट है वो, दोनों लोग को पूरे सिविल ट्रायल में 3 बार आप लोगों को अपने केस में
अगर आप नहीं प्रेजेंट होते तो छुट्टी मिलेगी। जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट को 14 कैजुअल लीव मिलती है और 15वीं मांगेगा तब मेडिकल में कन्वर्ट या सैलरी काट ली जाएगी। ऐसे अब पूरे सिविल ट्रायल में 3 बार प्लेंटिफ के एडवोकेट को और 3 बार डिफेंडेंट के एडवोकेट को मिलता है छूट। आज मुकदमे की डेट लगी है, प्लेंटिफ के एडवोकेट बीमार हैं, आउट ऑफ स्टेशन है, आज छूट मिल जाएगी, बस 3 बार। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है सिविल ट्रायल। देखो सिविल ट्रायल में सबसे पहले होता है एग्जामिनेशन, परीक्षा। जैसे आप लोग का क्या हुआ था बिहार में, प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा, फिर आप लोग का क्या हुआ, मेंस हुआ, मुख्य परीक्षा। अब तीसरा आप लोग देने जा रहे हैं इंटरव्यू। इंटरव्यू के बाद अब क्या होगा, अगला चौथी परीक्षा होगी, मेडिकल और पुलिस इंक्वायरी। जब चारों परीक्षा पूरी हो जाएगी तब आप चले जाओगे ट्रेनिंग कॉलेज, और ट्रेनिंग कॉलेज में पहला कदम रखे ने उसी दिन से आपकी सैलरी बनना शुरू, मीटर ऑन। जितनी बेरोजगारी है, जितनी पैसे की तंगी है, बस अभी तक है। ट्रेनिंग कॉलेज का पहला कदम रखे उस दिन से सैलरी बननी शुरू। ठीक, तो सिविल ट्रायल में पहला जो डेट लगती है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन होती है बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार, इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 101। सिविल केसेस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है, प्लेंटिफ प्लेंटिफ पर, Plaintiff। वादी पर, प्लेंटिफ को। क्योंकि वाद की शुरुआत किया है वादी ने। तो सबसे पहले प्लेंटिफ का एग्जामिनेशन इन चीफ होगा, प्लेंटिफ की मुख्य परीक्षा होगी, और जो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है वो इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 137 में। जब प्लेंटिफ का एग्जामिनेशन हो जाएगा तो प्लेंटिफ के जो विटनेसेस हैं, गवाह हैं, उनका एग्जामिनेशन इन चीफ होगा। जब ये एग्जामिनेशन पूरा हो जाएगा तब अपोजिट पार्टी के एडवोकेट के द्वारा प्लेंटिफ का क्रॉस एग्जामिनेशन होगा। क्रॉस एग्जामिनेशन, प्रति परीक्षा, जिसको उर्दू में क्या कहते हैं, जीरा। क्रॉस एग्जामिनेशन हर समय अपोजिट पार्टी के एडवोकेट के द्वारा लिया जाता है। इसके बाद यही तरह का एग्जामिनेशन होगा डिफेंडेंट का। डिफेंडेंट का भी एग्जामिनेशन इन चीफ, डिफेंडेंट का भी क्रॉस एग्जामिनेशन, ज़रूरत पड़ने पर प्लेंटिफ का री एग्जामिनेशन और प्लेंटिफ का और डिफेंडेंट का री एग्जामिनेशन। ये ज़्यादा लंबा टाइम लगता है इसमें एग्जामिनेशन में। जब ये एग्जामिनेशन पूरा हो जाता है तब कोर्ट अगली डेट लगाता है इसके लिए, आर्गूमेंट, बहस। अब इस दिन प्लेंटिफ के एडवोकेट और डिफेंडेंट के एडवोकेट अपने अपने केस के फेवर में आर्गूमेंट करते हैं। उनके पास अपने केस से जुड़े हुए जो भी ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के केस लॉ होते हैं, जिसको हम लोग प्रेसिडेंट कहते हैं, न्याय निर्णय कहते हैं, उसको कोर्ट के सामने लगाते हैं कि देखिए मेरे केस से मिलता जुलता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, डिफेंडेंट कहेगा ये कहा, अगर कोई है। इसके बाद कोर्ट क्या करता है, ऑर्डर को रिजर्व कर लेता। अब जो जज साहब होते हैं अब वो शुरू से प्लेंटिफ के प्लेंट से लेकर, WS से लेकर, इश्यूज से लेकर, एग्जामिनेशन से लेकर सबकी स्टडी करते हैं। इसीलिए देखिए जो जजेस होते हैं प्लेंट से लेकर और ऑर्डर रिजर्व तक की बातों को जज साहब अपने फाइल में एक ऑर्डर सीट बनाए रहते हैं, उस ऑर्डर सीट पे लिखते जाते हैं। मान लीजिए जिस दिन प्लेंट एडमिट हुआ था उसमें जज साहब थे X, इश्यूज बनते समय X का ट्रांसफ़र हो गया, Y आ गए, और जिस दिन हियरिंग वगैरह की डेट लगाई गई उस दिन जेड जज साहब आ गए। जज तो बदलते रहते हैं ना, जिसको कहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। तो जब कभी कोई नया प्रिसाइडिंग ऑफिसर आता है तो वो सबसे पहले फाइल की आंसर ऑर्डर शीट देखता है, और ऑर्डर शीट देखने के बाद ये समझ जाता है इस केस में अब तक क्या क्या पिछले वाले जज साहब ने कर दिया। तो जजमेंट देने वाला हो सकता है वही प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, या हो सकता है वो सेकंड या थर्ड हो, जो भी हो, वो पूरी फाइल की स्टडी करते, इसीलिए ऑर्डर रिजर्व करते हैं।
आपसे पूछा जाए ये जज लोग ऑर्डर क्यों रिजर्व करते हैं, तो क्या आंसर दोगे? ये मत कहना कि बहुत कोर्टों में भीड़ रहती है, मुकदमा बहुत रहता है, ये सब आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप बताना है कि जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो चुके बदलते रहते हैं, तो हो सकता है जजमेंट देते समय जो ओरिजिनल वाले थे उनके जगह कोई सेकंड या थर्ड आए, तो वो जो जजमेंट देने वाले जज साहब है पूरे केस को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद तब वो जो है अपना ऑर्डर सुनाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं डिक्री, जिसको हम कहते हैं डिक्री। वो प्लेंटिफ भी डिक्री होल्डर बन सकता है, डिफेंडेंट भी डिक्री होल्डर बन सकता है, कोई भी नहीं बन सकता। जैसे भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है, कौन जीता अभी? अभी डिसीजन नहीं हुआ है सर। अभी दोनों के दोनों बारिश से परेशान हैं, न वो डिक्री होल्डर बन रहा है, न वो डिक्री होल्डर बन रहा है, न वो जजमेंट डेटर बन रहा है, न वो जजमेंट डेटर बन रहा है, बल्कि बारिश होती है मैच टाल दिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं टाई और न्यूलिथ। ठीक, अब देखिए जो हम लोगों का सूट होता है वो 3 प्रकार का होता है। जो हम लोग सीपीसी में सूट लिए जाते हैं, मुकदमा लड़ते हैं, वो 3 तरह का होता है। एक होता है जनरल सूट, सामान्यवाद। दूसरा होता है स्पेसिफिक सूट, विशिष्टवाद। और तीसरा होता है हम लोगों का रिप्रेजेंटेटिव सूट, प्रतिनिधिवाद। देखिए जो जनरल सूट है उसका प्रोविज़न हम लोग को सीपीसी के सेक्शन 26 में मिलता है, 26 में। जो हम लोग स्पेसिफिक सूट लाते हैं उसका प्रोविज़न मिलता है सेक्शन 79 में। और जो हम लोग रिप्रेजेंटेटिव सूट लाते हैं उसका प्रोविज़न मिलता है ऑर्डर फर्स्ट रूल 8 में, ऑर्डर फर्स्ट रूल 8 में। ठीक, तीनों सूट बिल्कुल अलग, तीनों में ध्यान रखिएगा सबकी प्रोसीडिंग बिल्कुल अलग। देखिए जो जनरल सूट है इसके लिए आपको क्या करना है, जो प्लेंटिफ है वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और प्राइवेट पर्सन हो सकता है। जो डिफेंडेंट है वो भी 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, प्राइवेट पर्सन हो सकता है। और प्लेंटिफ को डिफेंडेंट को कोई नोटिस वोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। आपके लीगल राइट ब्रीच हुए, आज 11 सितंबर को, आप 12 सितंबर को जाके सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर दीजिए। ठीक, बाकी जैसे आपको बताया गया वो। लेकिन देखिए दूसरा नाम है स्पेसिफिक सूट, विशिष्ट। तो जहाँ पर स्पेसिफिक वर्ड आ जाता है, विशिष्ट वर्ड आ जाता है, इसका मतलब क्या होता है, कुछ न कुछ इसमें अलग है, कुछ न कुछ अलग है। जैसे आप लोग क्या हो, सामान्यवाद, जनरल पर्सन। कल एपीओ हो जाओगे, जज बन जाओगे, तब स्पेसिफिक बनने का मन है? सर। हाँ है, क्यों नहीं है? तो जैसे कल आप लोग हो जाओगे तो आपकी डिग्निटी हो जाएगी, आप हो जाओगे पर्सनालिटी, आप हो जाओगे अथॉरिटी, आप कहलाओगे जज साहब, आप कहलाओगे कोर्ट साहब, एपीओ कहलाओगे। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आपको सूट लाना है सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, आपको सूट लाना है स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी है। यस यस सर। अभी G20 हुआ था तो आप लोग को बुलाया गया, नो नो स्टेट को बुलाया गया, चीफ मिनिस्टर लोग को, यस सर। बहुत गए भी थे, और सेंट्रल गवर्नमेंट सब गए थे। आप यस लोग को सर। क्यों नहीं बुलाया गया? अरे हमको भी नहीं बुलाया गया भाई। हम लोग आम नागरिक हैं सर। या वो हम लोग लोगों ने के या अंदर नहीं है। हम लोगों ने इनविटेशन स्वीकार नहीं किया। बुलाएंगे सर। हाँ, तो देखो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपको सूट लाना है, तो इतनी बात तो समझ में आएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी है। तो ये कहा गया है कि आप सबसे पहले 2 महीने की, ध्यान रखिएगा 60 डेज मत याद रखना, 2 मंथ्स की सेक्शन 80 की नोटिस देनी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को, कि मुझे आपसे शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, आपने मेरे लीगल राइट को तोड़ा है, तो मैं आपके खिलाफ सूट लाना चाहता हूँ, तो आपको सेक्शन 80 की नोटिस देना होगा।
अब ये नोटिस किसको दोगे? ये बात कही गई पार्टीज का नाम है सेक्शन 79 में। सेक्शन 80 की नोटिस जो दी जाती है उस पार्टीज का जो जिक्र होता है वो सेक्शन 79 में। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टी बनाना है तो आपको कहा गया है कि अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को पार्टीज बनाना है और आपका मैटर रेलवे से रिलेटेड नहीं है एक्सेप्ट रेलवे, तो जिस डिपार्टमेंट से आपको सूट लाना है, जिस डिपार्टमेंट के अगेंस्ट, उसके सेक्रेटरी को आप लाना चाहते हो होम सेक्रेटरी के अगेंस्ट, आप होम सेक्रेटरी को पार्टी बनाओगे। आपका मैटर कॉमर्शियल डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, कॉमर्स सेक्रेटरी को बनाओगे। फाइनेंस सेक्रेटरी को बनाओगे, हेल्थ सेक्रेटरी को बनाओगे। यानी कि जो सचिव लोग होते हैं आईएएस ऑफिसर, उनको आपको पार्टीज बनाना है, उन्हीं को आप भेजोगे नोटिस। आपका मैटर रेलवे से रिलेटेड है, तब ये कहा गया जनरल GM को। मैनेजर, GM। ठीक है, महाप्रबंधक रेलवे। अब अगर आपका मैटर स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, स्टेट गवर्नमेंट से, तो देखो 2019 के पहले क्या था, 2019 के पहले क्या था कि अगर आपका मैटर जम्मू कश्मीर राज्य से है, अगर आपको जेके स्टेट के अगेंस्ट लाना है तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया था, ध्यान समझिएगा, चीफ सेक्रेटरी ऑफ जम्मू स्टेट और एथराइज पर्सन ऑफ जेके स्टेट। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव के अगेंस्ट या जम्मू कश्मीर के जो व्यक्ति को एथराइज किया गया, ये था 2019 के पहले। अब वो प्रोविज़न ख़त्म। अब क्या प्रोविज़न है? जो प्रोविज़न शुरू से चला रहा है अदर स्टेट के लिए, यानी जेके के अगेंस्ट जो अदर स्टेट में हम लोग सूट लाते हैं वो किसको पार्टीज बनाते हैं? ध्यान समझिए, अगर आपको यूपी स्टेट के अगेंस्ट लाना है, एमपी स्टेट के लाना है, बिहार स्टेट के लाना है, तो आप करोगे उस स्टेट के सेक्रेटरी के अगेंस्ट। फाइनेंस सेक्रेटरी, जो क्या नाम है, हेल्थ सेक्रेटरी, उनको। और कलेक्टर, यही पकड़ना। स्टेट गवर्नमेंट में दो पार्टीज है, संबंधित विभाग के सचिव को या जिले के कलेक्टर को आप बनाओगे पार्टी। अब ये स्पेसिफिक लग रहा है इसीलिए क्योंकि इतनी प्रोसीजर को तब आपको अडॉप्ट करके स्पेसिफिक सूट लाना पड़ेगा। अब आ जाइए रिप्रेजेंटेटिव सूट। ऑर्डर फर्स्ट रूल 8। ऑर्डर फर्स्ट रूल 8 कहता है अगर मान लीजिए 5 या 5 से अधिक, यानी एक लोग से ऊपर 2, 3, 4 होते हैं, अगर मान लीजिए आपका ऐसा लीगल राइट ब्रीच हुआ है, आपके साथ आपके पड़ोसी का भी हुआ है और लोगों का हुआ है, जिसमें क्या हो, अधिक लोग हों, तो ये कहा गया अगर 5 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, 50 लोग हैं, तो 50 सूट लाना पड़ेगा। तो ऑर्डर फर्स्ट रूल 8 कहता है 50 सूट लाने की ज़रूरत नहीं। अगर सभी लोगों के इंटरेस्ट समान है, ए के भी वही राइट टूटे हैं जो बी के टूटे हैं, वो सी के टूटे, डी के टूटे, ई के टूटे, एक लाएगा सूट और बाकी क्या होंगे, पार्टीज होंगे। जैसे आ गया राकेश एंड अदर्स वर्सेस बनाम कुछ, तो राकेश क्या कर रहे हैं, अपने अन्य साथियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5 लोगों को, 10 लोगों को, 20 लोगों को, ठीक। तो सूट कितना आया? अगर मैं 10 लोगों के राइट टूटे और सूट आया राकेश एंड अदर्स वर्सेस एक्स, तो कितना सूट आया? एक एक आया। तो ये कहा गया कि रिप्रेजेंटेटिव सूट आप ले आइए, मल्टीपल सूट मत लाइए, अनेकों सूट मत लाइए। क्यों? क्योंकि जो ऑर्डर फर्स्ट रूल 8 हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सीपीसी का, जिसमें आपको बताया गया है कि जो सीपीसी की सेक्शन है उसमें क्या है, डॉक्ट्रिन है, प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, किस चीज़ों का, सिविल सूट लाने का। तो ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत सेक्शन नंबर 10 क्या कहता है? सीपीसी का सेक्शन नंबर 10 कहता है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस, विचाराधीन न्याय का सिद्धांत। विचाराधीन न्याय का सिद्धांत क्या है?
वादों की बहुलता को रोकना, ये जो सिद्धांत है ना, तो इस सिद्धांत को फॉलो क्या करता है? ऑर्डर फर्स्ट रूल एट। ऑर्डर फर्स्ट रूल एट कहता है हम तो सीपीसी के उस फंडामेंटल रूल्स को फॉलो करते हैं जो कहा गया है सेक्शन नंबर 10 विचाराधीन न्याय का सिद्धांत। हम तो खुद ही कह रहे हैं कि 5 सूट मत लाओ, 8 सूट मत लाओ, 1 सूट लाओ, तो उसका नाम क्या है? रिप्रेजेंटेटिव सूट, प्रतिनिधिवाद। ठीक है। अब देखिए, जो हम लोग सीपीसी में 3-4 सिद्धांतों को याद रखिएगा। एक तो हमने आप लोग को बताया है कि डॉक्ट्रिन ऑफ रेस सब जुडिस सेक्शन 10, इसी से बगल में बिल्कुल सटा हुआ सेक्शन है 11, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा प्रांग न्याय का सिद्धांत। प्रांग न्याय का सिद्धांत क्या कहता है? किसी कोर्ट के द्वारा अगर फाइनल ऑर्डर दे दिया गया है, ठीक, तो आप वही सूट, वही पार्टीज, वही कॉज ऑफ एक्शन, वही रेमेडीज लेकर उसी कोर्ट में नहीं जाओगे। नहीं जा कोर्ट सेम होना चाहिए, पार्टी सेम होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन सेम होना चाहिए और रेमेडीज सेम होना चाहिए। अगर ये सब है तो रेस जुडिकाटा लागू रहेगा, आपको सेकंड सूट लाने नहीं दिया जाएगा उसी कोर्ट में। जैसे आप लोग को बताया गया है कि आप एलएलबी पास हो। अब आपने एक बार एलएलबी कहाँ से पास किया? विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी। ये अलग बात है कि आप डिग्री कॉलेज से कहें, लेकिन आपको डिग्री मिली हुई है यूनिवर्सिटी की। अब पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में किसी भी यूनिवर्सिटी आपको एलएलबी नहीं करने देगी। क्यों? एलएलबी की डिग्री मिल गई ना, तो अब क्यों एलएलबी करना चाहते हो? अब अगर आपको करना एलएलएम करो। एलएलएम मना है? नहीं मना है, नो। बदल जाएगा। तो इसको हम लोग कहते हैं रेस जुडिकाटा। ठीक। देखिए, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जो अभी रिप्रेजेंटेटिव सूट हमने आप लोग को बताया, ये चूंकि सिविल केसेस के लिए था, हाई कोर्ट को ये पावर नहीं थी। हाई कोर्ट को रिप्रेजेंटेटिव सूट सुनने की पावर नहीं थी। तो हाई कोर्ट के एक जज साहब थे, जस्टिस पीएन भगवती। तो जो जज साहब थे ये इलाहाबाद, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट के 17वें जज थे, 17th नंबर के, जस्टिस पीएन भगवती, 1985 में। तो उन्होंने इसी रिप्रेजेंटेटिव सूट का नाम वहाँ पर लाया पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब ये हाई कोर्ट को भी पावर मिल गया रिट के फॉर्म में कि वहाँ पर कोई भी पिटिशनर बनकर, याचिकाकर्ता बनकर 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को रिप्रेजेंट कर सकता है पीआईएल के फॉर्म में। तो पीआईएल जो है वो ध्यान रखिएगा, तो रिप्रेजेंटेटिव सूट का ही रिट का फॉर्मेशन है। कभी कभी लोग कहते हैं हाई कोर्ट में भी सिविल सूट चलता है। भूषण जी कहाँ गए? तो ये जो हाई कोर्ट सिविल कोर्ट नहीं है, हाई कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन का कोर्ट है, और सिविल सूट सुनने का जो उसको रिट जुरिस्डिक्शन दिया गया है वो जस्टिस पीएन भगवती ने दिया है, और वो दिया है पीआईएल के फॉर्म में। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 39A, 39A क्या कहता है? फ्री लीगल एड, निःशुल्क विधिक सहायता। यानी भारत में जो लोग गरीब हैं, निर्धन हैं, उनको निःशुल्क विधिक सहायता कैसे दिया जाए? तो सीपीसी में क्या प्रोविज़न है, सीआरपीसी में क्या प्रोविज़न है? तो सीपीसी में इसके लिए प्रोविज़न है ऑर्डर 33, आदेश 33, जिसको हम लोग पढ़ते हैं इंडिजेंट पर्सन। पहले इसका नाम था पापड़ सूट। 1976 में इसका नाम दिया गया निर्धन व्यक्तियों का वाद, इंडिजेंट पर्सन। और ये कहा गया कि ओरिजिनल सूट लाते समय भी आपको निर्धन का लाभ दिया जाएगा, गरीब का लाभ दिया जाएगा। और अगर आप मुकदमा हार गए, अपील करना चाहते हो, तो ऑर्डर 44 में, आदेश 44 में भी आपको इंडिजेंट का लाभ दिया जाएगा।
अगर किसी ने शुरू में नॉर्मल सूट लाया, सेक्शन 26 में पैसे खर्च करके लाया, और बाद में उसके बाद वो गरीब हो गया, निर्धन हो गया, हार गया मुकदमा, अपील करना चाहता है, अपील के लिए पैसे नहीं है, तो भी ऑर्डर 44 कहता है आज आप अब आ जाओ आप गरीब बनकर, हम आपकी मदद करेंगे, ऑर्डर नंबर 44। तो देखो निर्धन लोगों को ओरिजिनल सूट, सिविल सूट लाने के लिए ऑर्डर 33 में रिलीफ दिया गया। और अगर अपील में कोई निर्धन का लाभ चाहता है, गरीब का लाभ चाहता है, ऑर्डर 44। अब यहाँ पे आता है हु इज इंडिजेंट, गरीब है कौन, तो इसका एक पैरामीटर है। वो पैरामीटर है कि ऐसा सूट जिसमें कोर्ट फीस फिक्स की गई है, इतना पैसा लाओगे तभी सूट सुनेंगे, और पिटिशनर के पास यानी कि जो प्लेंट ला रहा है, वादी के पास उतने पैसे नहीं हैं। मान लीजिए सूट लाने के लिए 10,000 रुपया, उसका 10,000 नहीं है, 5,000 भी नहीं है, 2,000 कोर्ट की फीस है, वो भी नहीं है। और ये कोर्ट फीस कहाँ कौन तय करेगा? जज साहब तय करेंगे, कोई कानून तय करेगा? कानून तय करेगा। उसको कानून का नाम है कोर्ट फीस एक्ट, न्यायालय शुल्क अधिनियम। उसी से जज साहब बंधे हैं, उसी वकील साहब बंधे, सब लोग उसी से बंधे हैं। जिन सूटों में कोर्ट फीस का जिक्र नहीं है, आप बिना पैसा दिए सूट ला सकते हो। ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति के पास 1,000 रुपए से ज़्यादा की मोएबल इमोएबल प्रॉपर्टी न, यानी उस व्यक्ति के पास 1,000 रुपए से ज़्यादा की चल अचल संपत्ति न हो, तो उसको कहा जाएगा इंडिजेंट पर्सन। अब अगर क्रिमिनल सूट कोई लाना चाहता है, तब देखो क्रिमिनल सूट की स्टोरी कुछ अलग है। क्रिमिनल सूट दो तरह से चलता है, एक चलता है स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड, एक चलता है कंप्लेनेंट वर्सेस एक्यूज्ड, सरकार बनाम अभियुक्त और परिवादी बनाम अभियुक्त। देखो जो स्टेट वर्सेस एक्यूज्ड होता है, उसमें तो जो स्टेट है यानी विक्टिम है, पीड़ित है, उसको तो एक पैसे देने नहीं है, क्योंकि उसकी ओर से एक सब इंस्पेक्टर ने उसके केस को क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया, और कोर्ट में उसके लिए बाकायदा क्लास 2 ऑफिसर मिल जाएगा, एपीओ, केस लड़ने के लिए, उसका तो कुछ लगने वाला नहीं। और एक्यूज्ड अगर गरीब है तब कहाँ से पाए? तो सीआरपीसी में कोई जिक्र है निर्धन व्यक्तियों के लिए? कहाँ पर जिक्र है? लीगल एड है सर, किस सेक्शन में? लीगल एड 304 में। 304 304 304 में। अब ये ध्यान अच्छा। रखिएगा कि ये जो प्रोविज़न दिया गया 304, 304 या सीपीसी का ऑर्डर 33, ये डीपीएसपी को इन्फोर्स करने के लिए दिया गया। डीपीएसपी आर्टिकल 39 ए क्या है? डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। उसी को इन्फोर्स करने के लिए हमारे जो प्रेजेंट की गवर्नमेंट है, यानी 1950 के बाद की गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट है वेलफेयर स्टेट की गवर्नमेंट, लोक कल्याणकारी राज्य। तो लोक कल्याणकारी राज्य ने 1973 के सीपीसी में प्रोविज़न दिया क्रिमिनल केसेस के लिए, सीआरपीसी में, और 1976 में अमेंडमेंट करके सीपीसी में डाल दिया। हो गया दोनों बराबर। इसी को कहते हैं निर्धन व्यक्तियों द्वारा लाभ। सर ये लाइन एक बार दोबारा से रिपीट कर दीजिए प्लीज। हाँ बोलिए, क्या रिपीट कर दे विजय? 1973 में सीआरपीसी में सेक्शन नंबर 304 जोड़कर क्रिमिनल केसेस के लिए गरीबों के लिए मदद की बात की गई। 1976 में सीपीसी में अमेंडमेंट करके, ठीक है, इंडिजेंट ऑर्डर 33 में जोड़ा गया। इन दोनों प्रोविज़न को जोड़ने के पीछे जो हमारा डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, 39 ए को इन्फोर्स किया गया। हाँ मैंने सर क्रिमिनल केसेस में जैसे फीस की छूट होती है गरीबों के लिए, तो वो बाद में सिविल केसेस की तरह जमा करनी होती है? नहीं, क्रिमिनल में छूट है, क्रिमिनल में वो पैसे नहीं रिकवरी। सिविल केस में स्टेट आपकी कोई मदद नहीं करता, चाहे आप प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो। क्रिमिनल केसेस में जो स्टेट होता है उसको तो पैसे देने ही नहीं होते,
उसके वकील भी फ्री है। और आपको ताज्जुब होगा जो एपीओ लोग होते हैं, अगर कोर्ट में कोई एप्लीकेशन लगाते हैं तो उसमें कोर्ट फीस भी नहीं लगानी पड़ती। एक्यूज के एडवोकेट अगर कोई एप्लीकेशन देंगे तो कोर्ट फीस लगाना पड़ेगा। लेकिन नहीं सर, अक्यूज गरीब हो तब। तो उसीलिए तो दिया जा रहा है ना, लीगल एड दिया जा रहा है उसको, उसीलिए तो दिया जा रहा है लीगल एड। ठीक है, ठीक तो है देखो डियर सर। स्टूडेंट, ये आज का पूरा आपका लेक्चर है, अभी रिकॉर्डेड है। अब आधे घंटे बाद ये ओपन हो जाएगा, तुरंत नहीं ओपन होगा, ध्यान रखिएगा। हमारे भेजने के कम से कम 15 से 20 मिनट के बाद कोई भी वीडियो ओपन होता है, तो आप लोग इसको रखे रहिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ताकि ये देखो, ये जो है हम आप लोग को लास्ट में संजीवनी बूटी दिए हैं कि कभी अगर आपको कोई तीर वीर मार देगा, घायल हो जाना, ठीक है ना, लक्ष्मण जी की तरह, तो इसी को खोल लेना। ठीक है, वैसे घायल नहीं होगे, घबराना नहीं। ठीक है, और कल आप लोग का जो पेपर स्टार्ट होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, भारतीय संविदा अधिनियम, 8 बजे। और कल की जो क्लास पहले वाली वो 6 PM पर है, 6 PM, 6:30 पर नहीं है। कल वहाँ पर चलेगा एपीओ का वो क्या नाम है आप लोग का, इंटरव्यू की क्लासेस, एपीओ प्लस जुडिशरी, जो भी आगे एग्जाम होंगे उसके लिए। ठीक है सर ये सीपीसी से जुड़े जो इम्पोर्टेंट वो है इसके बाद है, एक बार उसको भी लिखा दीजिएगा। चलो ठीक है, किसी ने लिखा देंगे। ठीक है, ऑर्डर भी एक साथ बोले थे सर, पिछले बार भी लिखाएंगे, नहीं लिखा है। जो दिए तो थे आप लोग को, आज हमने देखिए भेज दिया है प्लेन WS कैसे है। सारे ऑर्डर को बोले थे एक साथ एकत्रित करके लिखाएंगे, पिछले बार सीपीसी पढ़ाए थे तो सर नहीं लिखा तो है। जितना आर्डर है उतना तो पढ़िए, और कितना आर्डर पढ़ोगे, उतने आर्डर तो आता ही है, और क्या आता है। थोड़ा आप भी मेहनत कर मतलब लो। एक जगह बोले थे आप, जो हम करवा देंगे इस वजह अभी से सर बोला। देखिए, किसी स्टूडेंट ने कहा है जेलों के लिए सीपीसी का हमें सर ऑर्डर इम्पोर्टेंट बता दीजिए। ठीक है किसी का आया, कमेंट्स आया है तो हो सकता है 1-2 दिन में हम जेलों के लिए, जेलों क्या मतलब किसी एग्ज़ाम के लिए सीपीसी के कौन कौन से ऑर्डर इम्पोर्टेंट है वो करा देंगे, मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, सर सिर्फ सीपीसी ही नहीं, जो भी हम एक्ट पढ़ते हैं उसमें जो भी इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उसके एक बार आप नोटिस करवा दीजिएगा बस। जैसे देखो सीपीसी हुआ, सीआरपीसी हुआ, हम तो ये करा ही जरूरी नहीं। देते। सुनिए विजय, आप लोग क्या करिए, जैसे मान लीजिए आईपीसी ख़त्म हुई अभी 6 बजे, 8, ठीक है, अब आप क्या करिए, आईपीसी के प्रीवियस ईयर के पेपर को उठाइए, यूपी का, उत्तराखंड का, बिहार का, जहाँ जहाँ का मिले, अब क्या करिए, सॉल्व करिए। आप देखिए ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन है जहाँ आप फंस रहे हैं और उसके आंसर आपके नोट्स में नहीं है, इसके मतलब वो सेक्शन और पढ़नी है आप। ये आप लोग की अब ड्यूटी है, अब आप लोग थोड़ा रिसर्च करिए। ठीक है, और एक काम क्या करिए, जो पिछले परीक्षा रिफ्रेशर पे वीडियोस आप लोग के लिए सब एक एक करके देख डाला करिए शुरू से, तो उससे हर चीज़ पर वीडियो है। ह्यूमन राइट्स पर आप लोग को वीडियो दिया गया है, ठीक है ना, क्राइम कितने तरह के होते हैं, स्टेजेस आप, हर तरह के वीडियो हैं। तो जो जो आप लोग से रिलेटेड है उसको आप लोग देख लिया करिए, बाकी जो आप लोग से रिलेटेड नहीं उसको छोड़ दिया करिए, तो काफ़ी नॉलेज वहाँ से बढ़ जाएगी। तो कल के लिए रेडी रहिएगा। ठीक है, थैंक यू।